आज का हमारा लेक्चर जो है वो मुगल वंश के संस्थापक बाबर के ऊपर है। देखिए, बाबर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि इन्होंने भारत में एक विशाल साम्राज्य मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, इसलिए बाबर के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज हम बाबर के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, बाबर जो था यह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। मार्क कर दीजिए। बाबर जो था भारत में मुगल वंश का संस्थापक था और इसने भारत में जो मुगल वंश की स्थापना किया था वह 1526 में किया था। 1526 में पानीपत के पहला युद्ध में उन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और भारत में मुगल वंश का स्थापना कर दिया। तो देखिए, भारत में जो 1526 से पहले की स्थिति है, राजनीतिक स्थिति जो है उसको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि आखिर क्या कारण था कि बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण करता है, दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करता है और इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगलिया सल्तनत की शुरुआत कर देता है। तो इसको जानने से पहले हम बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी जरूर जान लेंगे। तो चलिए पहले बाबर के प्रारंभिक जीवन की जानकारी प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, बाबर का जो जीवन परिचय को अगर हम देखें तो बाबर के जीवन परिचय को अगर देखें तो बाबर का जो जन्म होता है वह होता है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को होता है और यह उस समय फरगना में जन्म लेता है। कहाँ पे? फरगना में जन्म लेता है 14 फरवरी 1483। ये तो सबको याद होगा, 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे। एकमात्र शासक जिसका जन्म जो है 14 फरवरी को यानी वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था। फरगना में इसका जन्म होता है और इनकी जो माता का नाम है, माता का नाम था कुतलुग निगाड़ खानम। ये उनकी माता थी। कुतलुग निगाड़ खानम जो थी वो उनकी माता थी और ये मंगोल वंश से संबंधित थी, यानी मंगोलों के वंशज थी। ठीक है, और इसी के कारण भारत में जो मुगल वंश की स्थापना होता है, मंगोल से ही परिचित होकर मुगल वंश की स्थापना बाबर जो है भारत में करता है। इसके पिता का नाम जो था उमर शेख मिर्जा। इसके जो पिता थे, पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ये इनके पिता थे। देखिए, बाबर जो है प्रारंभ से ही एडवांस था, बहुत ही तेज था और वो बचपन से ही ये सपना देखता था कि हम एक दिन बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित करेंगे। वह 7 वर्ष की अवस्था में ही अपने पिता से बोला करता था कि पिताजी, हम ये छोटे मोटे फरगना का शासक बनकर नहीं रहना चाहते, हम एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। अब यह फरगना जो है कहाँ पे पड़ता है? अफगानिस्तान में। देखिए, यह जो है इंडिया का मैप है, इसके साइड में पाकिस्तान और यहाँ पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक जगह है जिसको बोलते हैं फरगना। यहीं पर बाबर का जन्म हुआ था। फरगना में बाबर का जन्म हुआ था और ये बहुत एडवांस था। 7 वर्ष में ही अपने पिता को क्या बोला कि हम जो है छोटे मोटे राज्य का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े राज्य का शासक बनेंगे। जिसके ख्वाब बचपन में ही इतने बड़े हो वो तो आगे चल के क्या कर सकता है यह आप जान सकते हैं। आगे देखते हैं कि उमर शेख मिर्जा जो थे वो तैमूर के वंशज थे। ठीक है, ये तैमूर के वंशज थे, यानी माता मंगोलों से संबंधित थी, पिता तैमूरों से संबंधित था। मतलब वीरता, युद्ध नीति, आक्रमणकारी नीति सब बाबर के खून में ही था। अतः बाबर एक बड़ा शासक बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं थी। अब देखिए, बाबर तो शासक बनना चाहता है, लेकिन बाबर को सबसे बड़ा दुख हो जाता है
जब उसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा का निधन हो जाता है। उमर शेख मिर्ज़ा का निधन जो होता है वह कब हो जाता है? 1494 ईस्वी में उसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा का देहांत हो जाता है। और जब उमर शेख मिर्ज़ा का देहांत हो जाता है तो बाबर 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बन जाता है। 11 वर्ष की आयु में फरगना का जब वह शासक बन जाता है तो वह अब अपने संघर्ष, युद्ध नीति और राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन वह अभी बच्चा है, छोटा है, वो इस काबिल नहीं है कि वह बहुत आगे बढ़ कर के लड़ाई को लड़े। तो देखिए अफ़गानिस्तान के बलग में यहाँ पे उज़्बेकिस्तान पड़ता है। क्या पड़ता है? उज़्बेकिस्तान। अब उज़्बेकिस्तान से बाबर को बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ। उज़्बेकिस के जो लोग थे, उज़्बेकिसियों ने बाबर को कई बार पराजित किया। इसी का एक सेनापति था, उज़्बेकिस्तान का सेनापति था जिसका नाम था सेवानी खां। इसके पास ऐसी नीति थी जिसके कारण बाबर बार बार युद्ध में पराजित हो जाता था। वो कौन सी नीति थी? वो थी तुगलमा युद्ध नीति। क्या होता था? जब बाबर इससे लड़ाई करता था तो इसने ये नीति अपना लेती थी और नीति अपनाने के बाद बाबर जो है हार जाता था। तो ये सबसे बड़ा चीज़ हुआ। एक बार क्या हुआ, सेवानी खां जब बाबर से युद्ध किया तो इसकी बहन को लेके चला गया और उससे क्या करेगा? उससे शादी कर लिया और उसके बाद में सेवानी खां को एक बार उज़्बेकिस्तान से बाहर होना पड़ा, वहाँ से आना पड़ा, तो वो मिल गया बाबर से। और बाबर से मिलने के बाद दोनों का रिश्ता जो है वह साला और बहनोई का है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक साथ मिल गए और मिल करके उसने बाबर को शक्ति प्रदान की, इस नीति को बताया और इस नीति का प्रयोग जो है बाबर बाद के युद्धों में करता है। मिटाने वाला किधर है? बाद के युद्धों में बाबर जो है करता है। अब देखते हैं आगे, ये उज़्बेकिस्तान की कहानी है। बाबर अपना विजय अभियान शुरू करता है 1504 ईस्वी में। बाबर 1504 ईस्वी में काबुल को जीतता है, काबुल पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसने समरकंद जो कि उज़्बेकिस्तान के आसपास है वहाँ पे भी कई बार आक्रमण करता है, उसको जीतता भी है, लेकिन वह उसके पास रह नहीं पाता है। बाबर निर्वासितों का जीवन व्यतीत करता है। वह कई बार कई जगहों पे आक्रमण किया लेकिन उसको कभी भी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया। बाबर जब 1504 में काबुल को जीत जाता है तो उसके बाद वह आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। बाबर क्या करता है? 1500 देख लीजिए, बाबर जो है 1519 में एक जगह है, ये देखिए, ये भारत का पंजाब इलाका है, पंजाब। यहाँ पर एक जगह होता है जिसका नाम है बाजौर और भेड़ा। यहाँ पे बाजौर और भेड़ा, यहाँ पर पंजाब में ये जगह है बाजौर और भेड़ा। और यहाँ पे अकबर ने 1519 ईस्वी में आक्रमण करके इसको जीत लिया था और भेड़ा पे भी आक्रमण करके उन्होंने इसको जीत लिया, इसके महलों को गिरा दिया। भेड़ा की किला जो थी बहुत बड़ी एक किला थी, भेड़ा की जो किला थी एक बहुत बड़ी किला थी जिस पर बाबर ने पहली बार तोपखाना का उपयोग किया था। बाबर ने पहली बार तोपखाना का उपयोग 1519 में ही कर दिया था। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। एग्जाम में आता है कि बाबर ने तोपखाना का प्रयोग भारत में कब किया था, तो 1526 ईस्वी। आप लोग जानते होंगे कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपखाना का इस्तेमाल किया था, तो वो भारत में किया था। लेकिन उस समय ये जो भारत के बाहर है यानी पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ पर जो क्षेत्र है वह भी
अभी भारत से बाहर है, इसलिए पहली बार उसने भेड़ा पर 1519 में ही तोपखाना का इस्तेमाल किया था। तोपखाना की शुरुआत, तोपखाना या गोला बारूद बंदूक, इन सभी की जो शुरुआत थी वो ईरान में मानी जाती है। कहाँ पे? ईरान। ईरान से इसको उज्बेकिस्तानों ने सीखा, अरबों ने सीखा, और उसके बाद इसका प्रयोग बाबर के द्वारा भारत में हुआ था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि तोपखाना का इस्तेमाल जो है या गोली बारूद का इस्तेमाल बाबर ने सबसे पहले कब किया था? तो याद रखिएगा वो 1519 में ही कर दिया था, लेकिन चूंकि भी भारत का हिस्सा पाकिस्तान नहीं है इसलिए 1526 आंसर आता है। लेकिन अगर संपूर्ण में बात किया जाए तो 1519 में ही बाबर ने पहली बार भारत पर, उसमें भारत का हिस्सा था ही पाकिस्तान, तो इसलिए बाबर ने 1519 ईस्वी में पहली बार तोपखाने का इस्तेमाल किया था। लेकिन वर्तमान भारत की बात किया जाए तो 1526 ईस्वी में उसने तोपखाने का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो तोपखाने का इस्तेमाल किया और इस तोपखाने के कारण बड़े बड़े गोले जब दागे तो भेड़ा का जो किला था वो ध्वस्त हो गया। अब आपको हम बताते हैं कि बाबर ने बाजौर और भेड़ा पर आक्रमण किया क्यों था। दरअसल यहाँ पर एक जाति रहती थी, भेड़ा में यहाँ पर एक जाति रहती थी जिसका नाम था यूसुफ जई जाति। क्या नाम था? यूसुफ जई जाति। अब ये जाति जो थी लुटेरा थी, चोर थी, दिन में सब काम करती थी, रात में कहीं भी निकल करके पशु को, बैल को, गाय को, जो भी कहिए, इन सभी चीज़ों को, भेड़ बकरियों को, ये सब चुरा करके यानी चोरी करके क्या करता था? ले आता था। ये यहाँ पर था और यहाँ से निकल जाता था और निकल करके अफ़गानिस्तान पहुँच गया, फरगना पहुँच गया, वहाँ से बहुत सारे जो भी मवेशी हैं उस सबको चोरी करके ले आता था और ला करके बस अपना जीवन बसर करता था। तो ये सब घटनाएं जब यहाँ पर अफ़गानिस्तान में घटती शुरू हो गई तो यहाँ की प्रजा जो थी बाबर को बोला, प्रजा जो है बाबर को क्या किया? बोला कि बाबर तुम तो बहुत बड़े राजा हो, लेकिन आपके यहाँ पे घुस के ये यूसुफ जई जाति जो है लूटपाट मचाता है, इसके लिए कुछ करो। तो बाबर ने कहा कोई बात नहीं है, हम करते हैं। बाबर ने बाजौर और भेड़ा पर आक्रमण किया और यूसुफ जईयों के खिलाफ पहला संघर्ष उसने शुरू कर दिया। बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण करता है और 5 बार जब आक्रमण करता है तो 5वीं बार वो आक्रमण था पानीपत में। कहाँ पे? पानीपत में। अब देखते हैं बाबर इतना कुछ कर रहा है, लेकिन बाबर इतना कुछ करने के बाद भी खुश नहीं है। वह सोच रहा है कि हम भाग्यशाली नहीं हैं, हम अभागा हैं। और बाबर जो है 1526 में आक्रमण जरूर करता है भारत पर, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि बाबर जो है 1497 ईस्वी में पहली बार शादी किया और 1507 आते आते उसने 3 शादियां कर ली। 1597 से लेकर 1507 हो गए टोटल 10 वर्ष। 10 वर्ष में 3 शादियां कर लिया, लेकिन एक भी संतान उसको नहीं होता है। बाबर सोच रहा है कि हम इतना जो भी कुछ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमको संतान ही नहीं है, हम तो अभागा हैं। न कहीं युद्ध में विजय मिलता है और विजय भी मिलता है तो वहाँ पे हम टिक नहीं पाते हैं। बाजौर और भेड़ा पर भी आक्रमण करके बाबर ने वहाँ पर सिर्फ लूटपाट मचाया, लूटपाट मचा के वापस लौट गया। मतलब वो लुटेरा के रूप में जाना गया। और यही कारण है कि वो सोच रहा है कि हम तो लुटेरा के जैसे पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, हम क्या करें, मेरे संतान भी नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। तो वो क्या करे? तो वह कई बाबा साधुओं के चक्कर में पड़ गया और वहाँ पर जाके पूछा कि भाई क्या कारण है, बताओ कि मेरे संतान नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसका बाबर का पहले पूरा नाम जान लीजिए। इनका नाम था मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये इसका पूरा नाम था। तो इसके बहुत सारे बाबा जो भी थे उन्होंने बताया कि मिर्जा का उपाधि तुम क्यों घूमते फिर रहे हो, मिर्जा की अगर उपाधि तुम ख़त्म कर दो तो तुमको संतान हो जाएंगे, तुमको सुख मिल जाएगा, तुमको विजय हो जाएगा, तुम विजय प्राप्त कर लोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें उनको बताया गया। तो बाबर ने क्या किया? मिर्जा की उपाधि को त्याग कर दिया और कौन सी उपाधि धारण कर ली? पादशाह। पादशाह की उपाधि धारण कर ली। यानी 1507 ईस्वी में यह क्या करता है?
पादशाह की उपाधि धारण कर लेता है, क्योंकि उसके बच्चे तो हो नहीं रहे थे। यहाँ 2 क्वेश्चन आ गया आपको कि बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो पादशाह की। कब की थी? 1507 में। उसने मिर्जा की उपाधि त्याग कर दिया था 1507 में ही। चलिए, क्लियर हो गया। अब पादशाह जो होता है वो तुर्की भाषा का एक शब्द है। कौन सी भाषा का? तुर्की भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है बादशाह। क्या होता है? बादशाह। आखिर बादशाह की उपाधि धारण करेगा तभी तो बादशाह बनेगा। तो इसलिए बाबर ने क्या किया? पादशाह की उपाधि धारण कर ली। पादशाह की उपाधि क्या कर ली? धारण कर ली। अब पादशाह की उपाधि जब धारण कर ली तो उसको हो जाता है एक पुत्र। कुछ महीने बाद, 1 साल बाद पुत्र हो जाता है, और पुत्र का नाम है हुमायूं। भाई, बाबर को जो पुत्र नहीं हो रहा था वो पुत्र हो गया। अब पुत्र जब बाबर को हो जाता है तो बाबर ने बोला बहुत ही भाग्य से हमको पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसलिए उसने इस पुत्र का नाम रख दिया हुमायूं। हुमायूं का मतलब ही होता है भाग्यशाली। क्या होता है? भाग्यशाली। अब यहाँ पर बाबर को जब पुत्र हो गया तो बाबर को अब कोई टेंशन नहीं है। अब सोचा कि मेरे पुत्र भी हो गए, मेरे बाद हमारे साम्राज्य को देखने वाला मेरा पुत्र है। तो बाबर ने हुमायूं को पढ़ाया लिखाया, वो विद्वान बनाया उसको। हुमायूं 3 भर हमेशा पढ़ते लिखते रहता था, बहुत बड़ा विद्वान बन गया हुमायूं। लेकिन हुमायूं अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। इसके बारे में कहानी हम आपको बताएंगे हुमायूं के बारे में, कि वो हुमायूं जो है निर्वासित वो भी रहा। करीब 15 वर्षों तक उसको भी जीवन जीने में बहुत ही संघर्ष कठिनाई उत्पन्न हुई। जब उसको 1539 में और 1540 में ये बिलग्राम और ये बिलग्राम चौसा का युद्ध में जब उसको हरा दिया गया था सिरसा के द्वारा, तो वो भी बेचारा 15 वर्षों तक इधर उधर घूमते रहा। ये भी कभी सुख से बैठा नहीं। तो ये भी उसका नाम हुमायूं का भाग्यशाली जरूर था, लेकिन भाग्य उसके साथ नहीं था। ये आप ध्यान रखिए। आपको हम बताएंगे जब हुमायूं का वीडियो, अगला वीडियो जब आएगा तो। फिलहाल हम टॉपिक पे ही रहते हैं। अब बाबर को निश्चिंत हो गया। बाबर ने शुरू किया, अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे और अपने साम्राज्य को बढ़ाएंगे। इसने वो सोच लिया और 1519 में बाजौर भेड़ा को जीत लिया। और फिर 1519 में उसने पेशावर सहित 1520 ईस्वी तक पंजाब और सियालकोट तक भी उसने जीत लिया। उसने जो आक्रमण किया 1519 में, आपको पता है, भेड़ा बाजौर को जीता। 1519 में ही उन्होंने पेशावर को भी अपने जीत का एक कील लगा दिया। और 1520 ईस्वी में भी उसने क्या किया? पंजाब और सियालकोट तक, पंजाब से लेकर सियालकोट तक, पंजाब से लेकर सियालकोट तक अपने विजय का पताका फहरा दिया। मतलब अब साफ था कि बाबर अब निकल गया था विजय अभियान में, और उसको सफलता जो है लगातार हाथ लग रही थी। अब भारत की राजनीतिक स्थिति में आते हैं। लेकिन ये सब यहाँ पर आक्रमण करता था, लेकिन बाबर अस्थायी रूप से अपना साम्राज्य को विकसित नहीं कर पाया था। वह बाबर भारत आने वाला था। कैसे आता? देखिए, ये सब तो यहीं तक सीमित था, इसके अंदर नहीं आ रहा था। भारत की ये सब बाहर में ही था, भारत के अंदर नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि भारत में उस समय जो शासन था किसका था? भारत में जब उस समय शासन था तो किसका था? भारत में उस समय शासन था इब्राहिम लोदी का। जी हाँ, इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम लोदी। अब थोड़ा सा हम इब्राहिम लोदी की ओर चलते हैं। तो इब्राहिम लोदी से चलने से पहले थोड़ा सा हम आपको बताते हैं इब्राहिम लोदी के पहले की कहानी। भारत की राजनीतिक स्थिति जान लीजिए, तब बाबर को हम भारत में घुसा देंगे, भारत में आक्रमण करवा देंगे, युद्ध करवा देंगे, खून बह जाएगी और योद्धा जो है वो मैदान में उतर जाएंगे 1526 में। लेकिन अभी पहले भारत की राजनीतिक स्थिति कि कैसे बाबर का हिम्मत हो गया भारत में घुस जाए। चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक स्थिति के बारे में अगर ध्यान रखिएगा तो बाबर का समकालीन एक राजा था दक्षिण भारत का, कृष्णदेव राय था। क्या नाम था? कृष्णदेव राय। ये समकालीन था बाबर का। ये तुलुब वंश का शासक था, तुलुब वंश का। अब कृष्णदेव राय तुलुब वंश का शासक था, तो इसने किस साम्राज्य के अंतर्गत इसे जाना जाता है? ये है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। इसी समय एक और साम्राज्य स्थापित हो रहा था जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य, इसका स्थापना हुआ था 1347 में। कितना हुआ था? 1347 ईस्वी में। दक्षिण भारत में स्थिति उथल पुथल थी। पूरे उस समय की जो राजनीतिक स्थिति हम देखें भारत में, तो राजनीतिक स्थिति उथल पुथल थी। ये जो था तुंगभद्रा नदी के किनारे आमने सामने दोनों थे। तुंगभद्रा नदी में द्वाब को लेकर बहमनी साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य था। कृष्णदेव राय का जो ये वंश था, तुलु वंश, यानी ये जो विजयनगर साम्राज्य था, तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों में युद्ध लगातार चल रहे थे। दोनों एक दूसरे के खिलाफ कट्टर दुश्मन थे। दक्षिण भारत में स्थिति सामान्य नहीं थी, उथल पुथल था, जिसका फायदा बाबर ने उठाया। इसके बाद देख सकते हैं उत्तर भारत और पश्चिम भारत में क्या हो रहा था। यहाँ सब भी छोटे छोटे राजा, रजवाड़ा या कह सकते राजपूताना शासक कायम हो रहा था। इसी राजपूताना शासक में एक नाम आता है राणा सांगा का। राणा सांगा जो था उसमें भारत के सबसे प्रतापी राजपूत शासक थे। राणा सांगा उसमें भारत के सबसे प्रतापी राजपूत शासक थे। तो राणा सांगा भी बहुत सारे राजपूतों से लड़ाई वगैरह में आगे थे। अब उसके बाद में एक और चीज़ें हैं कि उस समय एक और शासक जो था लोदी वंश का, वो शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक है। अब राणा सांगा का इब्राहिम लोदी से हमेशा से संघर्ष चलते रहता था और यहाँ पर भी स्थिति जो थी उथल पुथल वाली ही थी। इब्राहिम लोदी राणा सांगा में हमेशा युद्ध होते रहता था। राणा सांगा इतना प्रतापी शासक था कि इब्राहिम लोदी को दो बार हरा दिया था। कब हराया था? 1517 में। एक बार 1517 में जो हुआ था वो खातौली का युद्ध, और 1518 में जो हुआ था बांडी का युद्ध। खातौली का युद्ध और बांडी का युद्ध में यहाँ पर राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हरा चुका था। यहाँ भी स्थिति उथल पुथल वाली थी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजनीतिक व्यवस्था चौपट थी। और इसमें भी अगर घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत चरितार्थ हो जाए तो फिर दूसरे को भारत में प्रवेश करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, कोई नहीं रोकेगा। तो ऐसा कहानी भी हुआ था यहाँ पर। ऐसा कहानी क्या था बताते हैं। देखिए, इब्राहिम लोदी का एक सरदार था, या उसको कह सकते सामंत था। उसका नाम था, इब्राहिम लोदी का जो सामंत था वो कौन था? दौलत खां लोदी। नाम रखिए याद, दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी ये पंजाब राज्य का सरदार था। अब पंजाब राज्य का सरदार था तो इसको जो है दौलत खां लोदी को पंजाब राज्य के सरदार के रूप में नियुक्त किया गया था। और दौलत खां लोदी यहाँ पर जो भी आक्रमणकारी होता था उससे लड़ाई लड़ता था। दौलत खां लोदी को पता था बाबर के बारे में अच्छी तरीके से कि ये बार बार इधर आता है और इधर लूटपाट मचा के चला जाता है। बहुत बड़ा आक्रमणकारी था। और इसने क्या किया था? तोप से भेड़ा के किला को ध्वस्त कर दिया था। उसके पास बहुत बड़ी क्षमता है, उसके पास बहुत ही बड़ा ताकत है। तो क्यों ना हम इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली का सरदार बन जाएं, इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली का राजा बन जाएं। यह दौलत खां लोदी सोच रहा था। अब इब्राहिम लोदी का एक और कैरेक्टर आता है, इसका नाम है आलम खां लोदी। ये इसका चाचा था, आलम खां लोदी, ये इसका चाचा था। आलम खां लोदी भी सोच रहा है कि हम इब्राहिम लोदी को हटा करके खुद क्यों ना दिल्ली के शासक बन जाए। यहाँ पर भी स्थिति सामान्य नहीं थी। इसलिए दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी दोनों मिल जाता है और आलम खां लोदी को दौलत खां बुला लेता है। कहाँ? पंजाब। बोले चाचा क्या कहते हो? बोले हमको तो राजा बनना है। दौलत खां बोले हमको ही बनना है। तो बोले कैसे होगा? जब तक इब्राहिम लोदी रहेगा राजा बनेंगे नहीं। तो चलो दोनों मिलकर हाथ मिलाते हैं और इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। सही बात है। तो दौलत खां ने बोला कि भाई हमारे पास तो सेना है, कितना ज़्यादा तो है नहीं, 20,000 सेना है मेरे पास। ठीक है। इसने भी बोला कि मेरे पास भी कुछ इसी प्रकार का सेना होगा। ठीक है। इसके पास बोला मेरे पास भी कुछ सेना है। अब
बोले इतना में तो इसको हम हरा नहीं सकते। इब्राहिम लोदी के पास है 5 लाख सेना, 5 लाख सेना कहाँ से हराएंगे, नहीं हरा पाएंगे। तो कोई ऐसा आदमी को चुनना होगा जो कि बाबर को हरा सके, जो कि बाबर को हरा सके, बाबर को नहीं यार सॉरी, इब्राहिम लोदी को हरा सके, क्योंकि बाबर का तो अभी एंट्री नहीं हुआ। कोई ऐसे व्यक्ति को हम खोजेंगे जो कि इब्राहिम लोदी को हरा सके। अब देखो इब्राहिम लोदी को हराने वाला तो एक ही शासक है, वो है राणा सांगा। कौन है? राणा सांगा, राणा सांगा। लेकिन राणा सांगा इसकी बात क्यों मानेगा, नहीं मानेगा। तो राणा सांगा से बात तो किया गया, लेकिन राणा सांगा इसकी बात मानेगा या नहीं मानेगा। राणा सांगा ने बोला ठीक है चलो हम सोचते हैं इसके बारे में कि क्या करना है, मगर अंततः राणा सांगा ने इस बात को नहीं माना। यार राणा सांगा ने सोचा कि हम अगर इब्राहिम लोदी को तो हराएंगे ही, हम 2 बार हरा चुके हैं, और अगर इस बार हरा दिए तो फिर हम राजा बन जाएंगे, तो फिर हमको इस दोनों से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। इसका प्लान हो गया कैंसिल। अब इब्राहिम लोदी को हराने वाला एक और शासक बचता है बाबर। बाबर से अगर दौलत खां लोदी हाथ मिला ले, आलम खां लोदी अगर हाथ मिला ले तो बात बन सकता है। इसलिए इन्होंने पत्र लिखा बाबर को, बाबर आ जाओ मेरे दिल्ली, और दिल्ली में आकर के इब्राहिम लोदी को हरा दो और हरा करके हमको राजा बना दो, जो तुम चाहो वो तुम्हारा। तो बोला ठीक है भाई। लेकिन बाबर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं ये मेरे मारने को तो प्लान नहीं बना लिया इसने। तो बोला कि नहीं, मारने का प्लान तो नहीं हो सकता है, तो जाने में क्या दिक्कत है। उस समय इंडिया का 2 राजनीतिक स्थिति था, एक था दिल्ली और एक था इसके नीचे आगरा। दिल्ली और आगरा, दिल्ली और आगरा पर जिसने अधिकार कर लिया समझ लो उसका काम हो गया। अब इसकी बात को मान करके, दौलत खां लोदी को बात मान करके आ जाता है कौन? बाबर। बाबर आ जाता है भारत। बाबर आ जाता है कहाँ पे? भारत। भारत पर आक्रमण करने के लिए आ जाता है, लेकिन बाबर के पास ज़्यादा सेना ही नहीं है, 12,000 सेना। इसके पास कितनी सेना है? दौलत के पास, इसके पास भी 20,000 सेनाएं हैं। और इसके बाद में आलम खां लोदी के पास कितना है? इसके पास भी 10 से 12,000 सेनाएं हैं। तो मतलब कुल मिला के होता है 20 से 40,000 सेनाएं, यानी 40 या 50,000, 40,000 सेनाएं होती है टोटल। तो इसमें से क्या होगा? उसके पास तो 5 लाख करीब सेना है। 5 लाख होगा क्या? कुछ नहीं होगा। अब बाबर यहाँ पर जब आक्रमण करने के लिए सोचता है तो उसने अपने सेवानी खां से युद्ध की नीति यानी तुगलमा युद्ध नीति को अपना लिया। देखिए पानीपत का युद्ध जो शुरू होता है वो कब शुरू होता है, हम उसको लेकर के पहले बातचीत कर लेते हैं। पानीपत जो है वो वर्तमान में हरियाणा में है। पानीपत हरियाणा अभी है, वर्तमान में भारत में हरियाणा में। अब पानीपत का वह दिन 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 वह दिन था जो कि भारत की राजनीतिक स्थिति को बदलने वाला था, भारत के इतिहास को बदलने वाला था, भारत के भूगोल को बदलने वाला था, भारत की पूरी संस्कृति को बदलने वाला था। वो था 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर इब्राहिम लोदी से सामना करता है पानीपत के मैदान में। पानीपत के मैदान में जब यह सामना करता है तो इसने एक नीति अपनाई थी, उसको कहते हैं तुगलमा युद्ध नीति। इस नीति में क्या हुआ? इस नीति में हम बताते हैं ये कौन सी नीति थी। यह नीति थी छिपकर वार करने वाली नीति। मतलब ये एक पहाड़ है, इधर भी एक पहाड़ है, इधर भी मान लो एक पहाड़ है, इधर भी एक पहाड़ है, बीच में ये मैदान है। अब लड़ाई शुरू हो रही है। अब लड़ाई शुरू हो रही है तो मान लीजिए सबके पास 20,000, इसके पास भी एक आदमी के, इधर वाला के पास भी 20,000 सैनिक और इधर के पास भी 20,000 सैनिक। अब ये 20,000 सैनिक जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। और ये जो 20,000 सैनिक है इसमें से 4,000 इधर छिपा दिया, 2,000 इधर छिपा दिया, 2,000 इधर छिपा दिया, 2,000 इधर छिपा दिया, और बाकी जो बचे सैनिक वो डायरेक्ट आमना सामना कर रहे हैं इस मैदान में। अब इस 20,000 सैनिक को तो लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही कम सैनिक है, ये डायरेक्ट इस पर हमला करता है बिना कुछ देखे हुए, और जैसे ही हमला करता है यहाँ से दोनों चारों तरफ से, चारों दिशाओं से ये सैनिक आकर के
उसको घेर लेता है और घेर करके मार देता है। यही नीति थी तुगलमा युद्ध नीति। इसका प्रयोग बाबर ने 1526 के युद्ध में किया था। कम सैनिक रहते हुए भी उसने इस युद्ध को बहुत ही बखूबी तरीके से लड़ा था। उसके बाद तुगलमा युद्ध नीति के साथ में इसके 2 तोपची भी थे जो कि तोप चलाने वाले थे। तोपची यानी तोप चलाने वाले थे। इस तोपची का नाम था मुस्तफ़ा और अली कुली। मुस्तफ़ा और अली कुली, ये 2 ऐसे निशानेबाज थे जो इस एक बार तोप जब चला देता था तो सैकड़ों हजारों सेनाएं धूल में मिट जाती थी। ये इसका तोपची साहब प्रमुख निशानेबाज था मुस्तफ़ा और अली कुली, जिसने कि पहली बार भारत में तोपखाना का क्या हुआ, इस्तेमाल हुआ और इसमें इब्राहिम लोदी की पूरी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं पराजित हो गई। क्योंकि इसके पास सेना कम था तो इसने एक और नीति अपनाई थी। पानीपत का जो मैदान था, इधर पानीपत का किला और इधर नदी बह रही थी यमुना नदी। बीच में लड़ाई मैदान में हो रहा है, बीच में लड़ाई हो रहा है। अब इस लड़ाई में क्या हो रहा है कि बाबर ने बहुत सारे गड्ढे करवा दिए थे, बहुत सारे गड्ढे पूरे मैदान में बहुत सारे गड्ढे करवा दिए और इस गड्ढे को जंगलों से, लकड़ियों से, उसके ऊपर पत्ते डालकर, फूस डालकर भर दिया गड्ढे को। इसमें क्या होता था इस गड्ढे से कि जो इब्राहिम लोदी की सेनाएं लगातार बेसुध होते हुए आती थी किस पर, बाबर पर आक्रमण करने के लिए, वो इसमें पड़ के इसके हाथी, इसके घोड़े, इसके ऊंट, इसके सैनिक इस गड्ढे में आकर के ऐसे ही मर जाते थे। मतलब जो इसमें गिर गया वो मर गया। तो मतलब इस तरह की व्यवस्थाएं थी जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में उसकी जो सैनिक थी वो हार गई, सैनिक जो था वो खत्म हो चुका था। तो इस तरह से बाबर ने अपने कम सेना के साथ भी इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित कर दिया। सुबह में यह युद्ध शुरू हुआ 21 अप्रैल को और दोपहर होते होते यह युद्ध खत्म हो जाता है और शाम होते होते दिल्ली से लोदी वंश का शासन भी खत्म हो जाता है और रात होते होते रात की जो अगली सुबह होती है वह सुबह होती है मुगल काल की सुबह हो जाती है। अब बाबर बन जाता है मुगल काल का संस्थापक। उसने पानीपत के युद्ध में हरा दिया है इब्राहिम लोदी को। मुगल काल का संस्थापक बाबर बन जाता है और यहाँ तो इस सब जो भी था दौलत खान लोदी इन सबको लड़ा था। बाबर अब लूट पाट के भागेगा, लेकिन बाबर ने भागा नहीं। बाबर ने क्या किया, यहाँ पर इसकी स्थापना कर दी। और बाबर ने जब इसकी स्थापना कर दी, मुगल वंश की स्थापना कर दी, इसके बाद भी बाबर चैन से बैठा नहीं और उसने लगातार युद्ध किया। अब बाबर जब भारत की गद्दी पर बैठ जाता है, मुगल वंश को स्थापित कर देता है, तब उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत में कैसे हम स्थापित रहें, मुगल वंश मेरा कैसे आगे बढ़े, इसके लिए उसको चुनौतियों का पता लगाना था। तो बाबर उस समय एक ही शासक से डरता था, राणा सांगा से। अगर राणा सांगा कभी बीच में युद्ध हो जाए तो बाबर हार जाता। राणा सांगा एक प्रतापी राजा था, उसको पता था कि इसने इब्राहिम लोदी की बड़ी सेनाओं को भी 2-2 बार हरा दिया है तो हमको भी हरा सकता है। लेकिन बाबर की जो सही नीति थी, सही नियंत्रण थी अपने शासन प्रशासन पर, उसमें से उसने 1526 में तो पानीपत का युद्ध को जीत लेता है और यही 1527 ईस्वी में उसने खानवा का युद्ध करता है। 1527 में वो उसने खानवा का युद्ध करता है और वहां के स्थानीय लोगों को, राजपूत स्थानीय लोगों को अपने बातों में लेता है और इसने पहली बार जिहाद के नाम पर यह युद्ध लड़ा। जिहाद के नाम पर युद्ध लड़ा। जिहाद का मतलब होता है धर्म के लिए युद्ध, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने युद्ध लड़ा और लोगों को अपने साथ किया और एकाग्रता के साथ राणा सांगा के
राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध किया और खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर दिया। राणा सांगा जब पराजित हो जाता है तो अब उसके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं बच जाती है। उसके बाद 1528 ईस्वी में फिर से एक और युद्ध, चंदेड़ी का युद्ध। चंदेड़ी का युद्ध बाबर लड़ता है। चंदेड़ी के युद्ध में बाबर ने क्या किया, मालवा बुंदेलखंड, मालवा से लेकर बुंदेलखंड तक, मालवा से लेकर बुंदेलखंड तक, भारत बुंदेलखंड तक भारत की जो साम्राज्य था, भारत में जो मुगल वंश था उसको विस्तारित कर देता है, मालवा से लेकर बुंदेलखंड तक। और इस युद्ध में जो सबसे बड़ा शासक था वह था चंदेर, वो था चंदेर का राजा मेदिनी राय। मेदिनी राय चंदेरी का सरदार था। मेदिनी राय यह चंदेरी का सरदार था। इससे उसकी लड़ाई होती है, भिड़ंत होती है और 1528 में इसने मेदिनी राय को भी हरा देता है। मेदिनी राय को भी इसने 1528 में हरा दिया और हरा करके मुगल साम्राज्य को विस्तारित कर लिया। उसके बाद में 1529 ईस्वी में 1529 ईस्वी में भी यह एक युद्ध लड़ता है जिसका नाम है, कौन सा युद्ध, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध लड़ता है और इसमें उसने अफगान शासक जो था महमूद लोदी को हरा देता है। अफगानी शक्ति भी भारत से समाप्त हो जाती है। अफगानी शक्ति भी भारत से समाप्त हो जाती है। जो सबसे बड़ा राजपूताना शासक था राणा सांगा, वो भी समाप्त हो जाता है। मालवा से लेकर बुंदेलखंड इसकी हो जाती है। पूरा उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत, मध्य भारत उसके मुगल साम्राज्य के क्षेत्र छाया में आ जाता है। बाबर बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो गया। 1530 ईस्वी, बाबर ने 1530 ईस्वी 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद बन जाता है शासक कौन, बाबर का बेटा हुमायूं। बाबर का बेटा हुमायूं शासक बन जाता है। हुमायूं के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन छोटा सा और इसमें हम आपको बताना चाहते हैं, बस लास्ट हो रहा है। देखिए, बाबर स्वयं विद्वान भी था, पढ़ा लिखा तो था ही बाबर। इसने एक पुस्तक लिखी, तुजुक ए बाबरे पुस्तक लिखी और इस भाषा में लिखी, किस भाषा में लिखी, तुर्की भाषा में लिखी, क्योंकि वो बाबर तुर्की था, बाबर का मातृभाषा तुर्की था, तुर्की जानता था। इसने तुजुक ए बाबरे लिखी तुर्की भाषा में और इसी को कहा जाता है बाबरनामा। यह इसकी थी आत्म कथा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, बाबरनामा, वो इसका आत्मकथा था। देखिए, बाबरनामा जो है वो 3 भागों में था और इसका जो तीसरा भाग है वो हिंदुस्तान के बारे में बताता है, हिंदुस्तान के बारे में लिखता है बाबर। ठीक है, तो ये था बाबर का पूरा वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। अगला वीडियो तुरंत ही हम हुमायूं के बारे में लेकर आएंगे और मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।